यस क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस को। हमने स्टार्ट किया था कॉमर्स का सिलेबस अपने यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूनिट फर्स्ट मेजरली जो आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया। आज करेंगे हम कंप्लीट इंटरनेशनल बिजनेस को। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है जहां आप कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो चीज़ों की अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर से बाहर आप जहाँ पे चीज़ों को परचेज सेल करते हो, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल का ट्रांसफ़र होता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, उन सब उसको आप इंटरनेशनल बिजनेस कहते हो। इन शॉर्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है जहाँ पे एक्सचेंज करते हो आप कमोडिटीज़ को अक्रॉस दी नेशनल बॉर्डर। कुछ बेसिक फीचर देख लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, दो या दो से ज़्यादा करेंसी इन्वॉल्व होती हैं, मार्केट आपकी डाइवर्सिफाइड होती है, मतलब डिफरेंट कल्चर लोग कस्टम्स के हिसाब से आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को यहाँ पे आप कंप्लाई करते हुए चलते हो, एंड एट लास्ट ग्लोबल कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ता है। ग्लोबल कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मोड हैं, क्या क्या रास्ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के देखो 3 मोड हैं। मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, 3 मोड है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के। पहला है आपका ट्रेड रिलेटेड मोड, सेकंड है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, एंड थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट मोड जहाँ पे आप किसी फॉरेन कंट्री मतलब होस्ट कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट कर देते हो। से पहले दो टर्म और समझना, एक होती है होम कंट्री और एक होती है आपकी होस्ट कंट्री। होम कंट्री आपकी डोमेस्टिक कंट्री होती है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बना रहे हो। होस्ट कंट्री आपकी फॉरेन कंट्री होती है जहाँ पे आप चीज़ों को सेल कर रहे हो या भेज रहे हो कहीं पे। समझ में आया? होम कंट्री एंड द होस्ट कंट्री। अब आओ ट्रेड रिलेटेड मोड्स पे। ट्रेड रिलेटेड मोड में सबसे पहला एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या? सिर्फ बाहर चीज़ों को भेज देना, या फिर उसी में इंपोर्ट भी आ सकता है, बाहर से चीज़ों को मंगवा लेना। नेक्स्ट है आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड, देखो काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड, काउंटर ट्रेड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पहला पॉइंट है बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम एक ट्रेडिशनल वे है जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, मतलब सामान के बदले सामान ले रहे हो, चीनी के बदले चावल ले रहे हो, तो जहाँ पे कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उसको बाटर सिस्टम कहा जाता है। काउंटर ट्रेड में सेकेंड पॉइंट आता है आपका काउंटर परचेज। सेकेंड पॉइंट आता है आपका काउंटर परचेज। काउंटर परचेज के अंदर, काउंटर परचेज को ही ना आप बायबैक भी बोल सकते हो, ये भी ध्यान रखना। काउंटर परचेज को ही बायबैक भी बोला जाता है। काउंटर परचेज का मतलब क्या है? उस एक कॉमोडिटी को आप पहले सेल आउट करोगे और फिर जिसको सेल किया है उसी से उल्टा आप लीज पे ले लोगे, मतलब उसी से आप क्या ले लोगे? एक तरीके से लीज पे ले लोगे। इसका रीजन क्या होता है? काउंटर परचेज करते क्यों है? जब हमारे पास एक चीज थी तो हम उसको पहले बेच रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उससे हम उधार पे ले रहे हैं। इसका मेन रीजन होता है बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी बनाए रखना। लिक्विडिटी बनाए रखना। अगर आपके पास फंड कम है, आपके पास पैसा कम है, तो उस केस में आपकी जो मशीन थी वो सेल हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ की फॉर एग्जाम्पल, और उसका जो आपको रेंट देना है पर मंथ का वो देना है आपको 10% ले लो, 10,000 रेंट आपको उसका 10,000 देना है, और मशीन की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है।
अब एक 90,000 का जो ये डिफरेंस है, सॉरी 90,000 का ये डिफरेंस है, इससे आप अपनी वर्किंग कैपिटल का काम चला सकते हो। बिजनेस के अंदर पैसा आ जाता है। जब बिजनेस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपके पास फंड कम होता है, तब इसका आप यूज करते हो, दैट इज काउंटर परचेज। फिर है नेक्स्ट आपका स्विच ट्रेडिंग। ये भी एक बाटर सिस्टम का ही टाइप है, स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, देखो मैं ए हूं, ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ए को पैसा देना था, ये यहां से आपका मनी ट्रांसफर होना था। ए ने वो सामान ना सी से परचेज कर रखा था, या फिर ये समझ लो कि ए ने कुछ सामान सी से परचेज कर रखा था। तो मैं जो हूं, मैं बी को कह देता हूं मुझे पैसा देने की बजाय ना तुम सीधा सी को पैसा दे देना। दिस इज स्विच ट्रेडिंग। समझ में आया ये कंसेप्ट? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी में थोड़ा मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि एक ही जगह पे आपको चीज़ें मिल जाएं। देखो, कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड का मतलब क्या है कि आप ना कंपनसेट कर देते हो उस ट्रेड के बदले। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन परचेज की है, उस मशीन का आपको पैसा देना पड़ेगा, उस मशीन का आपको पैसा देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, पैसा देने के बजाय ये कह देते हो इस मशीन से जो भी मैं सामान प्रोड्यूस करूंगा ना, मैं वो सामान आपको फ्री में दे दूंगा। ये है कंपनसेशन ट्रेड, कि मशीन के बदले पैसा देने की बजाय किसी और चीज से आप कंपनसेट कर देते हो जहां पे अपने ट्रेड को, उसको कहा जाता है कंपनसेशन ट्रेड। ये है आपके सारे के सारे ट्रेड रिलेटेड मोड, एक बार पढ़ भी लो। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, काउंटर परचेज है। काउंटर परचेज में बाटा सिस्टम आता है जहां कोई मनी नहीं होता, एक्सचेंज किया जाता है गुड्स को गुड्स के बदले। दूसरा है आपका काउंटर परचेज, जहां आप गुड्स को सेल कर देते हो इस एग्रीमेंट के साथ कि आप उस चीज से बनी हुई, मतलब उस गुड्स से बनी हुई सारी की सारी चीजें आप बाद में परचेज कर लोगे। ये ज्यादातर आपका कैपिटल गुड्स के अंदर यूज होता है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स वगैरह के लिए यूज होता है, कि इस मशीन ने जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए वो सारे के सारे मैं खरीद लूंगा और बदले में वो चीज कंपनसेट हो जाएगी। फिर एक सेकंड उल्टा बोल दिया, यहाँ ये काउंटर परचेज था, ये है कंपनसेशन ट्रेड। काउंटर परचेज में तो एक चीज के बदले आप उसको पहले लीज पे देके, क्या कर रही हूँ मैं, सुनो सुनो सुनो, वेट 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 वेट, वो पहले जो बताया था ना लिख के वो ठीक था, ये वाला बिल्कुल ठीक था, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ समझो। काउंटर परचेज, काउंटर परचेज का मतलब है कि सेल कर रहे हो गुड विद ए एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के साथ कि बाद में वो चीज आप उससे परचेज कर लोगे, मतलब अपनी ही मशीन को बेच के उससे उधार पे वो मशीन खरीद लेना। दिस इज काउंटर परचेज। फिर है कंपनसेशन ट्रेड, एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोवाइड मशीनरी एंड प्लांट एंड रीपे टू द आउटपेड, मतलब कि कंपनसेट कर दोगे आप उस ट्रेड को, मशीन जो भी सामान बनाएंगे आप उसके बदले उससे सामान ले लोगे। और है फिर स्विच ट्रेडिंग, जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ए को बी को पैसा देना था, बी ए को देना चाह रहा था, तो ए ने ये बोल दिया मेरे को देने के लिए सीधा सी को दे दियो। ये वाला पॉइंट याद रख लेना प्लीज, अगर कंफ्यूजन आई हो तो उल्ट बैक करके ये वाला पॉइंट देख लेना। ये थे सारे के सारे कि आपके ट्रेड रिलेटेड मोड। उसके बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, एक पॉइंट और ध्यान रखो, ट्रेड रिलेटेड मोड आपके लो रिस्क होता है और लो रिटर्न होता है। लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है। वहीं पे जब इन्वेस्टमेंट मोड की बात करते हो, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क भी हाई होगा, कहीं पैसा डूब जाए, देन फिर आपका रिटर्न भी इस सिचुएशन के अंदर आपका हमेशा हाई होता है, हाई रिस्क एंड रिटर्न। क्लियर यहाँ तक? ध्यान रखना इस पॉइंट का, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। क्वेश्चन बताती हूँ कैसे बनता है। आपको कुछ मोड दे दिए जाते हैं, लाइक एक्सपोर्ट, टर्न की, लाइसेंसिंग,
एफडीआई, जॉइंट वेंचर। इन 5 के 5 मोड को आपको सीक्वेंस में लगाना है, हाई टू लो रिस्क इन्वॉल्व, हाई टू लो रिस्क इन्वॉल्व। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है कि हाई रिस्क किस में है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में लगाना है। समझ आया? चलो, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर क्या क्या आता है? कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर आपका इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस आएगा, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस आएगा, जहां आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जाके मिलकर काम करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग जाते हो। फिर है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए होता है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से याद रखना, नाइकी। नाइकी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो किसी सेकंड पर्सन से बनवाता है और सिर्फ अपने नाम यूज करके उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल कर देता है। वो नाम से फिर चीजें बिकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नाइकी एग्जाम्पल याद रखना। फिर है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्विसेज के लिए होता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये सर्विसेज के लिए होता है। आपको मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए, आपको जो है रिक्वायरमेंट है जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है उसके लिए, ग्राउंड लेवल स्टाफ, या फिर आप कह सकते हो आपके एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर जो भी आपका 4th क्लास स्टाफ है उसको मैनेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर लिया कि उनको रिक्रूट करना, उनको मैनेज करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, वो सारा आपका काम है। तो ये ज़्यादातर सर्विस के केस में आपका यूज़ होता है। नाम है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका टर्न की। टर्न की, टर्न की क्या होता है? देखो नाम से ही समझो, टर्न कर दी की, टर्न की। टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? आप एक प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, आपने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो चाबी दूसरे को दे दी। इंडिया का एग्जांपल, जो इंडिया के अंदर मेट्रो है, क्या वो इंडिया ने खुद ने बनाई है? नहीं। किसने बनाई है? जापान ने बनाई है। तो मेट्रो में क्या हुआ कि इंडिया ने वहां पे अपने रिसोर्सेज दिए कि भाई हम तुम्हें जमीन देंगे, आओ और मेट्रो बनाओ। और अब मेट्रो को ऑपरेट कौन करता है? जिसने मेट्रो बनाई है वही ऑपरेट करता है, उसकी सारी की सारी फंडिंग भी वही लेता है। मेट्रो से जितना भी फंड जनरेट होता है, जितना भी पैसा आता है, वो वही पर्सन लेता है जिसने मेट्रो बनाई है। तो बदले में हमने क्या किया? हमने मैन्युफैक्चरिंग का उसको कोई पैसा नहीं दिया कि खुद बना, उसको रन कर, उसको बढ़िया तरीके से चला। जब तुझे ये लग जाए कि हाँ जितनी तूने मेहनत की है, जितना तेरा मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लगना चाहिए था, उतना प्रॉफिट जब तू उसको रन करके जनरेट कर ले, फिर मेरे को चाबी दे के चला जाइए। आओ, बनाओ, रन करो, प्रॉफिट अर्न करो। जब आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो जाए, मेरे को चाबी दो, जाओ। दिस इज टर्न की प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहां पे आप किसी थर्ड पार्टी के साथ। फिर है इंटरनेशनल लाइसेंस। 3 पॉइंट है इसमें, लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग एंड लीजिंग। लाइसेंसिंग, लीजिंग और फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग ज़्यादातर आपका सर्विसेज के केस में होता है, और यहाँ पे आपकी गुडविल भी ट्रांसफर कर देते हो। नेम, फेम, गुडविल, हर चीज ट्रांसफर होती है। लेकिन लाइसेंस के अंदर आप राइट देते हो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को अपनी चीज यूज करने का, गुडविल ट्रांसफर नहीं होती है। आप मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो, आप मेरे जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेरी गुडविल है ना, मेरी कंपनी का जो नाम है, उसको यूज नहीं करोगे। लाइसेंसिंग के अंदर ओनली एंड ओनली आप फॉर्मूला देते हो काम के लिए, लेकिन
अपने गुडविल को या सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं करते हो। लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग में आप उधार पे ले लेते हो। किसी इंटरनेशनल बिजनेस से आपने कोई चीज उधार पे लेके अपना काम किया, ये है लीजिंग। ये थे सारे के सारे मोड हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। लास्ट में आओ इन्वेस्टमेंट मोड, नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ, काफी हो गया है। इन्वेस्टमेंट मोड, इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर हो गया आपका ओवरसीज एसेट परचेज कर रहे हो आप, ओवरसीज एसेट को जो है वो आप परचेज कर रहे हो, बाहर से कोई एसेट परचेज कर रहे हो। आपने कोई होली ऑन सब्सिडरी ले ली, होली ऑन सब्सिडरी ले ली, जहां आपने आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले ली, या वहां पे पैसा फॉरेन इन्वेस्ट सॉरी किसी बाहर कंपनी में जाके अपना खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद के वहां अपना काम शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड हैं। एक पॉइंट और आता है इसमें जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर में। ये डिफरेंस प्लीज ध्यान से समझना, उसके बाद कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगी। बहुत बच्चे लास्ट तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर, मैम जॉइंट वेंचर के अंदर भी मिलकर काम होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर भी मिलकर काम होता है, तो डिफरेंस क्या है बेटा? स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप मिलकर काम करते हो, लाइक ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड दोनों मिलकर अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रही हैं, अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रही हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक न्यू एंटिटी बना दी जिसका नाम रखा सी कंपनी, दोनों इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज शेयर कर रही है। जॉइंट वेंचर में एक न्यू एंटिटी बनती है और दोनों पुरानी कंपनी उस न्यू एंटिटी के ऊपर वर्क करती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर कोई न्यू कंपनी नहीं बनती है। बेसिक लेमैन लैंग्वेज में जब समझते हैं तो जॉइंट वेंचर का मतलब भी यही आता है कि भाई दो कंपनी मिलके काम कर रही है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब भी ये है दो कंपनी मिलकर काम कर रही है, बट ये की डिफरेंस अब ध्यान रखना। क्लियर हुआ? आगे आओ। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की। टर्न की तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी जानते, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, लीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की। अच्छा टर्न की यहाँ आ गया था, इसको दोबारा काट दो। समझ में आए सारे के सारे मोड? लीजिंग के अंदर लीज पे दे रहे हो, लाइसेंसिंग के अंदर लाइसेंस दे रहे हो, ये रहा लीजिंग, ये है लाइसेंसिंग। लाइसेंस के अंदर पेटेंट ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, बदले में उससे पैसे ले रहे हो। फ्रेंचाइजिंग के अंदर पूरा का पूरा राइट टू ऑपरेट दे देते हो कि मेरे नाम का बिजनेस भी तू अपना खोल ले। एग्जाम्पल मैकडी, मैकडोनल्ड्स, फ्रेंचाइजिंग के अंदर कि मैकडोनल्ड्स का ही नाम है तो भी यूज कर ले, लेकिन लाइसेंसेस के अंदर आप सिर्फ फॉर्मूला बताओगे कि कैसे मैं अपना बिजनेस को यूज कर रहा हूं या अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहा हूं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्न की एक ही चीज है, स्ट्रेटेजिक अलायंस मिलकर काम कर रहे हो, लीजिंग उधार पे लेके काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि तू मेरा काम करके दे दे, नई की एग्जाम्पल। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो नाइकी जूते बना के दे रहा है, तो वो शूज जो बना के दे रहा है वो तो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, मतलब गुड्स है। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड, जहां पे आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप कर लेते हो एक लोकल कंपनी के साथ,
हॉली ऑन सब्सिडरी फुली ऑन्ड करते हो फॉरेन कंपनी को। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग मतलब परचेज कहीं से कर रहे हो और उसको बना के उसके सारे प्रोडक्ट को मिक्स कहीं दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हो। इंडिया से कार के सारे पार्ट को परचेज किया, एक गाड़ी बनानी है उसके पार्ट को इंडिया से परचेज किया, जापान में गए उसको असेंबल किया और अफ्रीका में जाके बेच दिया। ओवरसीज असेंबलिंग एंड मिक्सिंग। समझ में आया? क्या मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? यहाँ तक सभी को क्लियर? सारे के सारे मोड, कौन 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 से मोड हैं जहाँ से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो सकते हैं, ये सबको समझ में आया? अब इंटरनेशनल बिजनेस तक पहुँचते कैसे हैं? मोड तो देख लिए, पहुँचोगे कैसे? पहले डोमेस्टिक मार्केट होगी, पहले अपनी खुद की कंट्री के अंदर ऑपरेट करोगे, मतलब होम कंट्री, कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका नहीं है। फर्स्ट स्टेज किसी भी बिजनेस की फर्स्ट स्टेज होती है डोमेस्टिक मार्केट। सेकेंड स्टेज इंटरनेशनल मार्केट, मतलब अब आप एक्सपोर्ट करते हो या सेल करते हो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट के अंदर। फॉरेन मार्केट मतलब होस्ट मार्केट या सॉरी होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री। बट ये बट पे ध्यान देना, पर जो आपका बट जो ऑपरेशन है ना वो अपनी ही कंट्री के अंदर कर रहे हो। आप वहां दूसरी कंट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो लेकिन ऑपरेशंस अपनी ही कंट्री के अंदर कर रहे हो। क्लियर हुआ यहां तक? मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल के अंदर आपने ना अपनी कंपनी को अलग अलग कंट्रीज के अंदर बांटना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन मार्केट के अंदर, यहाँ से आपकी फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जा रही है। मल्टीपल कंट्रीज के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो वो उनकी लोकल मार्केट के हिसाब से सेल आउट करते हो, लोकल मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही था, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट था, यहाँ पे अब आपका कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आ जाता है कि जिस कंट्री के अंदर तुम सेल कर रहे हो वहाँ पे उनके हिसाब से सेल कर रहे हो, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो। समझ में आया? मल्टीनेशनल। फिर है ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर आप ग्लोबल फॉर्म को इंटीग्रेट कर देते हो, प्रोडक्ट तो वही स्टैंडर्डाइज्ड बेच रहे हो लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ही तरीके से देके चलते हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हो। इंटरनेशनल के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल में सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे, मल्टीनेशनल में एक्सपोर्ट करते हो उन कंट्रीज के हिसाब से, ग्लोबल के अंदर एक्सपोर्ट करते हो लेकिन जो इसका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस तो एक कंट्री में है लेकिन सब्सिडीज बहुत जगह होती है, बट एक ही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? इसका एक मॉडल भी है, देखो यहां समझो। एक बार्टले गॉसल मैट्रिक्स है ये आपकी, ये एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल बिजनेस का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसको यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। 4 पॉइंट हैं जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। एक है इंटरनेशनल, एक है मल्टीनेशनल, एक है ट्रांजैक्शनल और एक है ग्लोबल। यहाँ तक तो समझ आ जाता है, डोमेस्टिक का तो सबका क्लियर है, ये कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो ये जो 4 पॉइंट है इनको डिवाइड किया जाता है किसके बेस पे, कि आपका प्रोडक्ट के अंदर लॉकर रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, और दूसरा है कि ग्लोबली इंटीग्रेशन कितनी है, कि कितने ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हो। आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर कंट्री के अंदर नहीं हो, कुछ कंट्रीज के अंदर आपका बिजनेस फैला हुआ है और आप लॉकर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देख रहे, कुछ कंट्रीज के अंदर है और अपना स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ही बेच रहे हो। इंटरनेशनल, हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे और स्टैंडर्डाइज, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो है, लो, कोई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को लेके नहीं चल रही। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो और कुछ भी नहीं। वहीं पे
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हो, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस तो फिर भी कम है। आगे देखो, अब आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो स्टिल कम है। वेट, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं, यहां पे आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन कम है, लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है। 5 कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्री हैं, 195 कंट्री में से सामान सिर्फ 5 कंट्री के अंदर ही बेचोगे, लेकिन जिन 5 कंट्रीज के अंदर तुम अपना सामान को सेल करोगे ना, उन 5 कंट्री की नीड के हिसाब से करोगे, मतलब कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, उन कंट्री के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाओगे। मल्टी इंटरनेशनल या एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, ये मल्टी डोमेस्टिक नहीं, मल्टीनेशनल कर लो इसको। आगे देखो, जहां पे आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी ज्यादा है, ग्लोबल इंटीग्रेशन भी है, ये है वसुधैव कुटुंबकम, ट्रांजैक्शनल, सब कुछ 70 कंट्रियों में काम कर रहे हो, 70 के हिसाब से कर रहे हो, हर कंट्री के कल्चर के हिसाब से, हर कंट्री की नीड को समझ रहे हो। समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आए अब कि इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ कैसे जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2-3 स्लाइड और 2-3 अलग अलग तरीके लेके आई हूं इसको समझाने के लिए, ध्यान रखना प्लीज। 2 तरीके आ गए, कोर्स समझ लो। ये देखो, सबसे पहले डोमेस्टिक स्टेज, ठीक है, फिर प्री इंटरनेशनल, अभी इंटरनेशनल तक पहुंचे नहीं हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप एक्सपोर्ट करने का। एक्सपेरिमेंट एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट करो बट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? किसी एक मिडेबल एजेंट के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। फिर है एक्टिव एक्सपोर्टिंग या डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई मिडलमैन नहीं है। फिर है इंटरनेशनल प्रोडक्शन, इन्वेस्ट कर देते हो, अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, अब वहां जाके खुद पैसा लगा के वहीं पे अपनी सब्सिडरी बना ली, वहीं पे अपना किसी के साथ जॉइंट वेंचर बना लिया। एंड लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। क्या समझ में आई चीजें? क्या चीजें समझ में आई तुम्हें? एक पॉइंट और देख लो, इसी में और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। एक है आपका ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ईपीआरजी फ्रेमवर्क किस चीज का है? ये कंपनीज के ओरिएंटेशन की अप्रोच है, कंपनी क्या ओरिएंटेशन की अप्रोच है कि वो कितने हद तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घुसी हुई है। ईपीआरजी, ईपीआरजी से ही इसके फुल फॉर्म है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड द जियोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक क्या है? एथनोसेंट्रिक का मतलब है होम कंट्री ओरिएंटेशन, होम कंट्री मतलब डोमेस्टिक माइंडसेट है, बट यहाँ पे आप प्रोडक्ट को बाकी कंट्रीज के अंदर भी सेल करते हो। ये है आपका इंटरनेशनल, अभी पढ़ा ना ये सारा, ये तो ये है EPRG। एथनोसेंट्रिक मतलब इंटरनेशनल, पॉलीसेंट्रिक मतलब मल्टीनेशनल, रीजियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबल, रीजन वाइज अलग अलग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हो आप। और लास्ट आपका एथनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक या ट्रांसनेशनल, समझो आप। एथनोसेंट्रिक होम कंट्री ओरिएंटेड है, माइंडसेट आपका डोमेस्टिक तरीके से ही है, बट लिटल एडप्शन ऑफ एब्रोड, थोड़ा थोड़ा एब्रोड के अंदर भी आप एडॉप्ट करते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचते हो। पॉलीसेंट्रिक होस्ट कंट्री ओरिएंटेड, होस्ट कंट्री के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो। यहाँ पे ईच कंट्री इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंटली, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, हर कंट्री के हिसाब से तुम प्रोडक्ट को बना देते हो। रीजियोसेंट्रिक, रीजन वाइज आप बिजनेस के अंदर एक जो काम करने की स्ट्रेटेजी है ना, वो अलग अलग है। प्रोडक्ट तो वही स्टैंडर्डाइज है, प्रोडक्ट तो आपका वही कोका कोला है, प्रोडक्ट तो आपका वही बर्गर है, मैकडी का एग्जांपल ले लो, प्रोडक्ट तो वही बर्गर है, लेकिन इंडिया के अंदर चलेगा टिक्की बर्गर, और यूएस के अंदर चलेगा आपका नॉन वेज बर्गर। इंडिया के अंदर चलेगा टिक्की बर्गर,
यूएस के अंदर चलेगा आपका नॉन वेज बर्गर। ये है रीजियोसेंट्रिक, कि प्रोडक्ट वही बर्गर है लेकिन रीजन वाइज आपने उसको अडॉप्ट करवाया, रीजन वाइज जहां पे जो चीज पसंद आ रही है उस हिसाब से छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके दे देते हो। नेक्स्ट आपका जियोसेंट्रिक, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरीके से देखा जाता है, वर्ल्ड ओरिएंटेड है ये आपका। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा में क्या कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम। समझ में आया ये सारे के सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं। ये 3 स्लाइड, 1, 2 और 3, एक भी समझ में आ गई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, एक में कंफ्यूजन रही तो दूसरी में गलती करोगे ही करोगे। क्लियर है? आगे देखो, मेरे को ये बताओ, इंटरनेशनल बिजनेस जब करते हो तो एक टर्म आपने सुनी होगी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का अकाउंट है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो अब्रोड में होती हैं, जो आप अब्रोड से चीजों का लेना देना करते हो, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी बीओपी के अंदर रिकॉर्ड होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी कंट्री में से आप सामान परचेज करते हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपका कोई दोस्त है जो किसी कंट्री में रह रहा है, उसको आप कोई गिफ्ट बेचते हो, लाइक आप ये कहते हो ना कि अगर हम अमेरिका से जाके आईफोन खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, तो आपका कोई दोस्त है अमेरिका और आप उसको कह देते हो कि भाई फोन बेच दे, तो वो सारी ट्रांजैक्शन ही आपकी, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी बीओपी के अंदर रिकॉर्ड होती है, इन शॉर्ट। समझ में आया? अब बीओपी अकाउंट जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। बीओपी अकाउंट 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक है आपका करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। एक है आपका करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। नाम ही बता रहा है, करंट अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो विद इन 1 ईयर जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लाइक करंट अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? जहां पे गुड्स का सारी के सारी रिकॉर्ड करते हो, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में 2 चीजों की रिकॉर्डिंग होती है, एक है इम्पोर्ट और एक है आपका एक्सपोर्ट। क्लियर यहां तक? दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपकी यूनिलेटरल चीजें आती हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर क्या आता है? कोई गिफ्ट आता है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, वो भी जिसमें आपको बदले में कुछ मिलेगा नहीं, यूनिलेटरल। बाईलेटरल ट्रांजैक्शन, एक चीज दोगे तो दूसरी मिलेगी, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन सिर्फ दोगे मिलेगा कुछ नहीं, या सिर्फ मिलेगा दोगे कुछ नहीं, एक तरह से जहां ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। साथ में सर्विसेज भी आपकी करंट अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। पढ़ो इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे की सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, दैट इज हेल्ड बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट ए स्पेसिफिक पीरियड। यूजुअली 1 साल का आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर। विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड के अंदर आपकी गुड्स आती है, इनविजिबल के अंदर आपकी सर्विसेज आती है। लाइक इनविजिबल में टूरिज्म है, बैंकिंग है, शिपिंग है, सॉफ्टवेयर है, इन सब का जब आप ट्रेड करते हो तो वो सर्विसेज के अंदर आता है। एक पॉइंट का और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रिटर्न मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, या आपका कोई डिविडेंड है, या कोई आपको रॉयल्टी मिली है, आपने कोई अपना पेटेंट वगैरह दिया था जिसके बदले आपको रॉयल्टी मिल रही है, ये सारा का सारा आपका सर्विस के अंदर कंसीडर होता है, ये सारा का सारा इनविजिबल ट्रेड है, इनविजिबल ट्रेड है। आप इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी में ये हो जाता है कि भाई पैसा तो दिखता है ना, तो वो इनविजिबल कैसे हो गया? बट दिस इज इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि गुड्स के अंदर ओनली एंड ओनली टैंजिबल चीजें आती हैं। समझ में आया? दिस इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल।
इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। अरे, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ध्यान रखना इस पॉइंट का। ये दे भी दिया, डिविडेंड, सैलरी, इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर, लाइक कोई गिफ्ट है, रेमिटेंस है, ये सारा। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल ट्रांसफर, आपने कोई चीज परचेज करी है या सेल करी है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई कहीं से लोन ले रहे हो, डेट लिया है आपने किसी कंट्री से, उस लोन का पैसा हर साल आप थोड़ा थोड़ा चुकाते रहोगे, वो है कैपिटल अकाउंट। ये मेजर टू अकाउंट है, इनको बेशक से छोड़ दो, इसको मत पढ़ो। एरर एंड ओमिशन को बस समझ लो कि अगर स्टैटिस्टिकल डिस्पेरेंसी देखने को मिलती है, जैसे हम जब अपना लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो समझ ही पाएगी, लेजर के बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते थे। कई बार क्या होता था, ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस है वो मैच नहीं होता था, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते थे कि भाई समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मैच हो रहा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एरर एंड ओमिशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है। क्लियर? पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया? एक मॉडल और बताती हूँ आपको, जो बेस है कॉम्पिटेटिव फोर्स पे, कि इंटरनेशनल बिजनेस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये जो मॉडल है इसको यूज़ किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कितनी अट्रैक्टिव है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर अट्रैक्टिवनेस कितनी है, मतलब बेटर इंडस्ट्री है या नहीं है। तो ये 5 फैक्टर आपके बताए गए हैं जो आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री आपकी कितनी अट्रैक्टिव है, कितना कंपटीशन उसके अंदर है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकती है। सबसे पहला है आपका कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो न्यू एंट्रेंट का थ्रेट है, मतलब कोई भी एक नया फर्म आके बहुत जल्दी उस कंपटीशन के अंदर एंटर हो सकता है, ये न्यू एंट्रेंट का थ्रेट अगर आपका हाई है तो आपकी कॉम्पिटिटिव फोर्स है, लो है तो आपकी कॉम्पिटिटिव फोर्स नहीं है। नेक्स्ट आपका थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट। आप जो प्रोडक्ट बनाते हो अगर उसके सब्सिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल है तो आपके बिजनेस के ऊपर ये थ्रेट है, अगर सब्सिट्यूट बहुत कम अवेलेबल है तो ये आपके बिजनेस के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल है। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर हैव ओवर प्राइस एंड टर्म्स। कस्टमर के पास वो इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आपके पास, देखो जब नंबर ऑफ बायर आपके बहुत सारे हो जाते हैं तो सेलर को मजबूरी हो जाती है बेचना। बायर बहुत सारे, वेट वेट वेट, उल्टा बोल दिया मैंने। दो चीज है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जहां पे आपके सप्लायर ज्यादा होंगे वहां पे आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, जहां सप्लायर आपके कम होंगे वहां आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। सेम विद द बायर, अगर बायर आपके प्रोडक्ट के कम है कि भाई 2 ही 3 बायर है तो आप उनसे ज्यादा बार्गेन कर सकते हो, लेकिन बायर ही अपने इतने सारे हैं तो आप उनसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, दूसरे से भी जाके खरीद लेंगे। फिर है इंडस्ट्री रिवल्वी की, कंपटीशन कितना है, कितनी इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके इंडस्ट्री के अंदर, कितनी फर्म एग्जिस्ट है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, ये है इंडस्ट्री रिवल्वी। ये पोर्टर ना, ये पोर्टर भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 3 4 मॉडल है और इनके सारे ही मॉडल इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, एक इनका कॉस्ट लीडरशिप मॉडल भी है, जेनेरिक स्ट्रेटेजी वाला, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस की बात करते हैं। तीसरा इनका एक वैल्यू चेन मॉडल है। वैल्यू चेन मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैल्यू चेन मॉडल भी आपके पोर्टर का है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी बिजनेस के लिए 2 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, एक है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो मेजर एक्टिविटीज होती हैं जिनके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। इसमें आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस। फिर है सपोर्ट एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर आता है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट में, रुको मैं लेके भी आती हूँ, दिखाती हूँ मैं। ये है आपका वैल्यू चेन मॉडल। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा, और सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करके चलती हैं। समझ में आया? ये पोर्टर का वैल्यू चेन मॉडल भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये उपसाला मॉडल, ठीक है। इसके बाद एक मॉडल और देखो, ये सारे मॉडल्स, सारे ईयर प्लीज याद रखना। उपसाला मॉडल, उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन इसका नाम है। उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन आपको ये क्या बोल के चलता है? ये बोलता है कि इंटरनेशनल बिजनेस तक आपको पहुंचना कैसे है। देखो, जो हमने ये वाले पॉइंट किए थे ना सारे, ये वाले, इन्हीं के बेसिस पे एक पर्सन आए, उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग सा नहीं है, वही चीजें रिपीट की गई है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले ईयर में, वो सिर्फ ये पूछा गया है कि इन स्टेप को अरेंज करो एज पर उपसाला मॉडल। अगर आपको स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन आता है और आपको ये पता है कि उपसाला मॉडल क्या है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन की पॉइंट याद रख लेना स्टार मार्क करके कि उपसाला मॉडल सर्विसेज के लिए यूज नहीं होता। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। उपसाला मॉडल इज नॉट यूज इन द केस ऑफ सर्विसेज। चार ऑप्शन दे रखे थे आपको, और उसमें से पूछ रखा था किस केस के अंदर उपसाला मॉडल यूज नहीं होता है। और रीजन क्या है? जॉन्स एंड वेलन ने दिया है, उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन के अंदर। कोर आइडिया क्या है कि फर्म को इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर लेके जाना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, और इसके अंदर कौन कौन से नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको इंक्रीज करते चलना है वो सब बताना है। लर्निंग प्रोसेस क्या है कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन होना चाहिए आपका बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल लर्निंग, बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल लर्निंग। फर्म स्टार्ट करेगा विद द लिटल नॉलेज एंड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। फर्म छोटे छोटे नॉलेज से और छोटे छोटे एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता हुआ चलेगा। साइकिक डिफरेंस यहाँ आपका क्या आता है कि फर्म सबसे पहले जियोग्राफिकली क्लोज मार्केट के अंदर वर्क करता है। इस पॉइंट को भी प्लीज स्टार मार्क करके लिख लो। साइकिक डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी फर्म इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, उसको क्या देखना है, वो पहले कोशिश हमेशा यही करता है कि जो मेरे जियोग्राफिकल एरिया के आसपास की मार्केट है, मैं उन्हीं में जाऊं। मतलब अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा चंडीगढ़, इन सारी जगह पे अपना बिजनेस को ओपन करूं। ये नहीं है मैं हरियाणा से सीधा पहुंच जाऊंगी, कहाँ पे जाऊंगे, साउथ में, तमिलनाडु में पहुंच जाऊंगी। तो ज्योग्राफिकल क्लोजनेस ये एक साइकिक मतलब माइंडसेट के ऊपर वर्क करता है हमेशा, कि हर एक एक्सपोर्टर या हर एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को बाहर भेजना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता है, वो कोशिश ये करता है ज्योग्राफिकल क्लोज मार्केट के अंदर ही वो पहले काम कर पाए। स्टेजेस क्या है कि कोई नो रेगुलर, स्टार्टिंग में तो देखो हमेशा आपका डोमेस्टिक मार्केट होती है, मतलब नो रेगुलर एक्टिविटीज। फिर एक्सपोर्ट करोगे एजेंट के थ्रू, फिर आप अपना खुद का भी एक्सपोर्ट करने लग जाओगे इंडिविजुअल इंटरडिपेंडेंट लेवल पे। फिर आप एक वहीं पे सेल सब्सिडी लगा दोगे, मतलब वहां पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे। लास्ट में आप प्रोडक्शन भी वहीं पे करने लग जाओगे, अब्रॉड के अंदर ही प्रोडक्शन करने लग जाओगे धीरे धीरे। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ट्रांजैक्शनल एंड द ग्लोबल, सॉरी ग्लोबल एंड ट्रांजैक्शनल, पहले ग्लोबल फिर ट्रांजैक्शनल। क्लियर है? ये चीज इसके अंदर हमेशा आपको देखने को मिलती है दैट ईच स्टेज इन्वॉल्व हायर रिसोर्स कमिटमेंट एंड ग्रेटर रिस्क। हर स्टेज से, एक स्टेज से जब आगे जाओगे तो हर एक स्टेज पे आगे जाते हुए आपको रिसोर्सेस की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और आपको रिस्क की भी ज्यादा, मतलब रिस्क भी बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, बट रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, होप सो दोबारा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। अब देखो, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं ना, तो हमारा रीजनल इंटीग्रेशन नाम का एक कंसेप्ट आता है। रीजनल इंटीग्रेशन,
अब ये रीजनल इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मैं रीजन वाइज इंटीग्रेट करता जा रहा हूं। पहले मैंने, ये हूं मैं, पहले मैंने इस रीजन को कैप्चर किया, फिर मैंने जो यहाँ पे ये कंट्री बनी हुई है ना, मैंने इसके साथ अपनी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर इसके इधर जो कंट्री बनी हुई है इसके साथ भी मैंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो मतलब आप जब अलग अलग कंट्री से अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट साइन करते जाते हो, रीजन वाइज अपने बिजनेस को बढ़ावा देते जाते हो, तो वो है आपका रीजनल इंटीग्रेशन। जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ना तू मेरी कंट्री पे टैक्स लगाएगी ना मैं तेरी कंट्री पे टैक्स लगाऊंगा, इस तरीके से जब रीजन वाइज इंटीग्रेशन होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं रीजनल इंटीग्रेशन की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनल इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आया? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्रीज जो है वो जियोग्राफिकल रीजन वाइज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते चलती हैं और रिड्यूस और रिमूव करती चलती हैं आपके ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूस और रिमूव करती चलती हैं आपके ट्रेड बैरियर को, जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड समटाइम्स लेबर को भी। समझ में आया कि मैंने मेरी एक सेकंड कंट्री के साथ कांटेक्ट किया कि ना मैं तेरे पे टैक्स लगाऊं ना तू मेरे पे लगाइए। अब ये स्टेजेस हैं, ये लेवल है कि किस लेवल के साथ आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है या रीजनल इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहला लेवल जो यहाँ पे मिसिंग है वो सारे नोट डाउन कर लो, वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया के अंदर क्या होता है, आप रिड्यूस करते हो, रिड्यूस करते हो टैक्स को। फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया टैक्स को रिड्यूस करते हो। सेकेंड स्टेज आती है आपकी फ्री ट्रेड एरिया, जहां पे आप टैक्स को रिमूव कर देते हो, यहाँ रिड्यूस नहीं करते, रिमूव कर देते हो। मैंने दो कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, मेरी एक कंट्री है इंडिया, अपनी प्यारा देश, दूसरी कंट्री है यूएसए। मैंने अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आ रही हूं तो इंडिया जो है पहले यूएसए के ऊपर टैक्स लगाता था 10%, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनने के ऊपर अब इंडिया यूएसए से टैक्स लेता है 8%, रिड्यूस कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अगर मैं आ गई, इसे नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब इंडिया जो है वो यूएसए से टैक्स लेगा 0%। समझ में आया डिफरेंस? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर होती है कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। इस पॉइंट को समझो, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। एक तीसरी कंट्री ले लो यहाँ पे, तीसरी कंट्री है आपकी जापान। जापान, इंडिया जो है वो जापान पे टैक्स लगाता था 10%, यूएसए जो है वो जापान पे टैक्स लगाता था 18%। इंडिया और यूएसए अब आ गए हैं किसके अंदर, कस्टम यूनियन, सॉरी कॉमन मार्केट के अंदर। यहां आ गई अब ये कॉमन मार्केट, इन दोनों के बीच में एक कॉमन मार्केट एग्रीमेंट साइन हो गया। तो ये कॉमन मार्केट एग्रीमेंट साइन होने के बाद इंडिया जो है वो भी जापान पे 10% टैक्स लगाएगा, यूएसए भी जापान पे 10% ही टैक्स लगाएगा, या फिर इंडिया भी जापान पे 18% लगाएगा और यूएसए भी। मतलब कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी, दो, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो ये कॉन्ट्रैक्ट सी से करेंगे वो सेम ही पॉलिसीज के हिसाब से करेंगे कि एक्सटर्नल पॉलिसी भी अब इनकी सेम है। दोबारा से समझो, इंडिया यूएसए, अब इंडिया और यूएसए जो जापान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सेम होगा, मतलब टैक्स रेट इंडिया और जापान के ऊपर, इंडिया और यूएसए जापान पे सेम टैक्स लगाएगा। अब इंडिया और यूएस का एग्रीमेंट हो रखा है, जापान के अलावा कोई तीसरी कंट्री आ गई, अब ले लो तुम ऑस्ट्रेलिया को, सेम यही होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी 10% टैक्स लेगा और यूएसए भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 10% टैक्स लेगा। अरे अब समझ में आ गया कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ या कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी का मीनिंग, कि सेम पॉलिसी होगी फ्रॉम आउटसाइडर, जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ सेम आप पॉलिसीज लेके हुए चलोगे। एक स्टेज और आगे बढ़ जाओ, अब आ जाओ कॉमन मार्केट पे।
कॉमन मार्केट के अंदर क्या होता है, कॉमन मार्केट के अंदर फ्री मूवमेंट होता है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, कि अब जो है कॉमन मार्केट के केस में इंडिया से कोई भी सामान यूएसए चला जाएगा, यूएसए से कोई भी सामान इंडिया में आ जाएगा फ्रीली, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी बैरियर। फ्री मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज का, लेबर का भी, कैपिटल का भी, फैक्टर्स का भी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं यहीं पे ये बता दो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, किसको पता है? याद रख लेना, कभी काम आ जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब इन 4 फैक्टर्स का फ्रीली मूव होने लगता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको कॉमन मार्केट कह दिया जाता है। उसके बाद आओ इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन एक स्टेप और आगे बढ़ गए, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। यहाँ पे आपकी मार्केट कॉमन वाले फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सेम है। मतलब कि आपकी कंट्री के अंदर 2 कंपनीज हैं जिनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोबारा अपने इंडिया यूएसए को ले लो, इंडिया एंड यूएसए के बीच में आपका हुआ है इकोनॉमिक यूनियन कॉन्ट्रैक्ट साइन। इकोनॉमिक यूनियन, जब इकोनॉमिक यूनियन कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन हुआ, तो जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी थी या जो इंडिया की फिस्कल पॉलिसी थी, वही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अब यूएसए पे भी इम्प्लीमेंट हुई। मतलब तुम्हारी पॉलिसीज भी अब इम्प्लीमेंट होने लग गई, तुम्हारी करेंसी भी सेम है। यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन के अंदर करेंसी भी सेम ही यूज करोगे अब, या तो इंडिया अपने रुपीस को बंद करके डॉलर को यूज करेगा, या यूएसए अपने डॉलर को बंद करके रुपीस को यूज करेगा। एग्जाम्पल बताओगे इकोनॉमिक यूनियन का, एग्जाम्पल कौन सा है? यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी करेंसी भी सेम है। कौन सी करेंसी है मैम? यूरो। यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी करेंसी भी सेम है, यूरो। एक स्टेज और आगे बढ़ जाओ, पॉलिटिकल यूनियन, तुम्हारी तो सरकार भी सेम होगी। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर गवर्नमेंट भी सेम हो जाती है आपकी, पॉलिटिकल गवर्नेंस भी सेम है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई 2 ऐसी कंट्रीज नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल यूनियन का एग्रीमेंट हुआ हो। अरे समझ में आया? रीजनल इंटीग्रेशन स्टार मार्क कर लो। आज के जितने भी ये आपके टॉपिक चल रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर भरमार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। भरमार मतलब भरमार। अगला एक टॉपिक और बचा है इंपॉर्टेंट, जो है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। क्या शुरू करूं? कर दो फटाफट शुरू। अरे कर ही देते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है मैडम, सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, लेके ही वो आई हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी आपके 2 तरीके से डिवाइड होती है। कौन सी? एक है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी, अरे DIT, ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो सारी की सारी आपकी कंट्री बेस है। ट्रेडिशनल थ्योरी आपकी कंट्री बेस्ड थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी आपकी फर्म बेस्ड थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी आपकी फर्म बेस्ड थ्योरी है। अब कंट्री बेस्ड थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं? कंट्री बेस्ड थ्योरी में सबसे पहले मर्केंटलिज्म थ्योरी, मर्केंटलिज्म थ्योरी। मर्केंटलिज्म थ्योरी किसने दी है? प्रोपाउंडर का प्लीज नाम ये ध्यान रखना, पिछली बार बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। थॉमस थॉमस मून ने दी है, कब? 1630 के अंदर।
मर्केंटलिज्म थ्योरी आपको क्या बोलती है, कीवर्ड्स लिख लो फटाफट। मर्केंटलिज्म आप थ्योरी बोलती है ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट करना है और जितना हो सके कम से कम आपको इम्पोर्ट करना है। कंट्री बेस है ना, तो यह कंट्री की बात करिए कि हर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और कम से कम इम्पोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये बोलती है ज़ीरो सम गेम। दिस इज बेस्ड ऑन ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब क्या है, जितना एक कंट्री को लॉस होगा ना उतना ही दूसरी कंट्री को गेन होगा। देखो बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा लॉस तुम भुगत लो, थोड़ा सा लॉस मैं भुगत लूंगा, लेकिन जीरो सम गेम में ऐसा नहीं होता। जीरो सम गेम में एक कंट्री को कंप्लीटली लॉस होगा और दूसरी कंपनी को कंप्लीटली गेन होगा। दिस इज जीरो सम गेम। क्लियर यहाँ तक। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड एंड सिल्वर है उस कंट्री की वेल्थ गोल्ड एंड सिल्वर के बेस पे आपके डिसाइड की जाती है कि जिसके पास जितना गोल्ड सिल्वर उसके पास उतनी ही ज्यादा वेल्थ। क्लियर है। इसके बहुत एक पैराडॉक्स भी आया, इसके पैराडॉक्स का नाम बताओगे कोई? इसका पैराडॉक्स किसने दिया है? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, जो कंट्री जो थ्योरी के अंदर बताया गया था उसको गलत प्रूव किया जाता है। इसका पैराडॉक्स दिया डेविड ह्यूम ने। डेविड ह्यूम ने। इस पैराडॉक्स के अंदर क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे प्रूफ कराना है, यही प्रूफ किया गया है दैट इज ए नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड एक्सपोर्ट के अंदर, प्राइस एंड एक्सपोर्ट के अंदर। वहां ये बताया गया, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप प्राइस को बढ़ाए जा रहे हो। अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, आप जितना ज्यादा पैसा अपने पास लेके आओगे, गोल्ड एंड सिल्वर लेके आओगे तो प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि गोल्ड और सिल्वर अपने पास ज्यादा रखो और एक्सपोर्ट भी करते चलो। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। अगर एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तुम गोल्ड और सिल्वर पैसा अपने पास लेके आना चाह रहे हो और पैसा अपने पास लेके आना चाह रहे हो, उसके कारण आप अपने प्राइस को बढ़ा रहे हो। प्राइस बढ़ाओगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो वो चीजें इक्वल आ जाएगी। तो ये इसका पैराडॉक्स था। क्या मर्केंटलिज्म थ्योरी समझ में आई तुम्हें? मर्केंटलिज्म थ्योरी समझ में आई। नेक्स्ट आओ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है समझो इसे। कब दी, नाम भी लिख लो, एडम स्मिथ ने दी है। कब दी है? 1776 के अंदर दी है। इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है? इस थ्योरी के अंदर आपको ये बताया गया कि देखो दो कंट्री हैं, एक है आपकी कंट्री ए, एक है आपकी कंट्री बी। एक है आपकी कंट्री ए, एक है आपकी कंट्री बी। यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, एक है टी, यहाँ पे एक कंट्री ए है वो टी की मैन्युफैक्चरिंग करती है 10 रुपए के अंदर, और वही टी कंट्री बी टी की मैन्युफैक्चरिंग करती है 15 रुपए के अंदर। इसी से जब अपोजिट हो जाता है, कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ए करती है 14 रुपए के अंदर और कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बी करती है 10 रुपए के अंदर। मेरे को ये बताओ कौन सी चीज सस्ती कौन सी कंट्री बना रही है? कौन सी चीज सस्ती कौन सी कंट्री बना रही है? कंट्री ए जो है वो टी सस्ती बना रही है और कंट्री बी जो है वो कॉफी सस्ती बना रही है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर आपको ये चीज बताई गई है। एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर आपको ये बोला गया कि जो कंट्री जो रिसोर्स जो चीज प्रोड्यूस करने के अंदर जो चीज मैन्युफैक्चर करने के अंदर जिसकी एडवांटेज ज्यादा है ना, जिस कंट्री की वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के अंदर एडवांटेज ज्यादा है वो मैन्युफैक्चर कर ले। नाम ही बता रही है ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एडवांटेज थ्योरी
जो कंट्री जो प्रोडक्ट को सस्ता बनाती है वो मैन्युफैक्चर करे और दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर ले, दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर ले। क्या समझ में आया? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ दूसरा बताती हूँ, फिर दोनों को रीड भी करवाऊंगी। तीसरी है आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये है एब्सोल्यूट एडवांटेज। तीसरी है कंपेरेटिव एडवांटेज। तीसरी है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? डेविड ह्यूम ने दी है। कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी किस, सॉरी डेविड ह्यूम ने, डेविड रिचार्डो, सॉरी सॉरी सॉरी, डेविड रिचार्डो ने दी है। कब दी है? डेट भी याद रखना, 1817 के अंदर दी है। इसके अंदर क्या बताया? इसके अंदर देखो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इसके अंदर सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी होगी, कंट्री ए जो है वो कॉफी को प्रोड्यूस करती है कितने रुपए के अंदर? 10 रुपए के अंदर। और कंट्री बी कॉफी को प्रोड्यूस करती है 13 रुपए के अंदर। यहां ये बोला गया कि जिसमें आपको ज्यादा फायदा है ना वो परचेज कर लो। देखो अगर मैं टी की बात कर रही हूँ, सॉरी कंट्री ए की बात कर रही हूँ, तो कंट्री ए टी भी सस्ती बना रही है और कॉफी भी सस्ती बना रही है। कंट्री बी जो है वो टी तो महंगी बना रही है लेकिन कॉफी सस्ती बना रही है। तो कंट्री बी को ये बोला गया कि तू दोनों ही चीजों में अगर तेरी एडवांटेज है ना तो तू उस प्रोडक्ट को बना जिसमें ज्यादा एडवांटेज है। कंपेरेटिव एडवांटेज की यहां बात की गई, यहां कंपेरेटिव एडवांटेज की बात की गई कि अगर तू दोनों ही चीज सस्ती बना रही है ना कंट्री बी, तो वो प्रोडक्ट बना जिसमें तुझे ज्यादा बेनिफिट है। कंपेयर करके ज्यादा बेनिफिट किसमें है? ये है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। क्या समझ में आया? पढ़ लो एक बार, लो। मर्केंटलिज्म वो थ्योरी है जो बिलीव करती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और एक्यूमुलेट करो अपनी गोल्ड को, जो जितना गोल्ड ज्यादा उतनी वेल्थ ज्यादा। यह ट्रेड जीरो सम गेम के ऊपर बेस होता है। डज नॉट कंसीडर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ट्रेड, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ट्रेड के यहाँ पे बात नहीं होती है। जीरो सम गेम का मतलब ही ये है कि एक को लॉस तो एक को फायदा। उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ की है 1776। कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड इट कैन बी प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्री। उस प्रोडक्ट को तुम मैन्युफैक्चर करो या उस प्रोडक्ट को तुम प्रोड्यूस करो जिसमें तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलता है दूसरी कंट्री के कंपेयर में। फिर एक भाई साहब आए, वो बोलते हैं मैं तो दोनों ही दूसरी कंट्री से सस्ता बना रहा हूँ। मैं तो ए के कंपेयर में चाय भी सस्ती बना रहा हूँ, मैं तो उसके कंपेयर में कॉफी भी सस्ती बना रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे चाय भी सस्ती बना रहा हूँ और कॉफी भी सस्ती बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तू वो कर जिसमें जो तू ज्यादा सस्ता बनाता उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दे। ज्यादा सस्ता जो तुम बनाते हो उसको मैन्युफैक्चर कर दे। जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है उसमें आप अपनी स्पेशलिटी लेके आओ और बनाओ। एग्जाम्पल भी दे रखा है, पढ़ लो। क्लियर है? आगे चले इसी में। आगे चलो। नेक्स्ट आपकी हेक्चर ओलिन थ्योरी, HECKSCHER, हेक्चर ओलिन थ्योरी। हेक्चर ओलिन थ्योरी आपको क्या बोलती है? हेक्चर ओलिन थ्योरी ने ये बोला, ये मत देखो क्या सस्ता क्या महंगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो देखो कितने ज्यादा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे बात की गई कि अगर आपके पास जो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो,
देखो यहाँ आपको बताया जाता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिससे वो चीज़ बनने वाली है, अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप उस चीज़ को बनाओ और एक्सपोर्ट करो। और वहीं पे जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिससे आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके कम अवेलेबल है, तो आप उनको इम्पोर्ट कर लो। क्लियर यहाँ तक? आगे मॉडर्न थ्योरीज हैं जिसमें न्यू ट्रेड थ्योरी आती है, जिसमें बात की जाती है इकोनॉमिक ऑफ स्केल की और नेटवर्क इफेक्ट की। अगर आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपको बेटर देखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल ही अपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, अदरवाइज आप उसको इम्पोर्ट कर लो। नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की स्टेज बताई गई हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रोथ पे जाता है, देन मैच्योरिटी एंड लास्ट वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ये कुछ हमारी थ्योरीज थी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। एट लास्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।